वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। चंद्रग्रहण से लौटती बेर इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 1 है। आपका चैप्टर नंबर 14वां जो है वह काव्य खंड से लिया गया है और इसलिए चंद्रग्रहण से लौटती बेर यह कविता है। तो सबसे पहले हम इस कविता के रचयिता अर्थात कवि के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका नाम आपने पहले कक्षा में भी पढ़ा होगा। कौन सी कविता आपने पढ़ी थी इनकी? कक्षा 6 में पढ़ी थी, वह चिड़िया जो। तो आज हम केदारनाथ अग्रवाल इनका जीवन परिचय सबसे पहले जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन नामक गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील भी रह चुके हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा और इस प्रकार कवि केदारनाथ अग्रवाल इनकी सन 2000 में मृत्यु हो गई। इनके रचनाओं के नाम जान लेते हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी, यह उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। कवि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल जो है वह प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा है और यह स्थापत्य की कला भी है। अब देखिए, जो आज हम कविता पढ़ने वाले हैं वह प्रकृति के यथार्थवादी का दर्शन हमें कराते हैं। उनके जो अन्य हमने कविताओं के काव्य रचनाओं के नाम पढ़े, उसमें भी अधिकतर उन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी है। कक्षा 6 में भी जो आपने कविता पढ़ी थी वह चिड़िया जो, यह भी तो प्रकृति से संबंधित ही कविता थी। तो इस प्रकार उनके काव्य कविताओं में प्रकृति का यथार्थवादी रूप हमें पढ़ने को मिलता है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता मानी जाती है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल जी कविता, इनकी जो भाषा है वह लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए बिंबों को वह आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं चंद्रग्रहण से लौटती बेर, उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रग्रहण इस नाम के स्थान से लौट रहे हैं और लौटते हुए उसके कवि का जो किसान मन है वह खेत खलियान तथा उनके प्राकृतिक परिवेश से आकर्षित कर लेता है। तो किस प्रकार से एक चंद्रग्रहण नाम का एक जो स्थान था, उस स्थान से रिटर्न आते हुए कवि जब वहां पर प्राकृतिक दिखाई तो देते हैं साधारण चीजें, लेकिन उन असाधारण दिखने वाली चीजों में भी उन्होंने असाधारण प्रकृति की सुंदरता को देखा और उनका जो किसान का मन था वह खेत में फैले हुए फसल तथा जो हरियाली छाई हुई थी उनके मन को छू जाती है और इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को
शहरी विकास की तीव्र गति के बीच में भी अपने संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने शहरी विकास की तीव्र गति क्यों कहा है, ऐसे कि आज देखते हैं हम आधुनिकीकरण के नाम पर आज जो गांवों का विकास होना चाहिए उसके बजाय क्या हो गया है, गांवों के विकास के बजाय उन स्थानों पर जो ग्रामीण भाग होते हैं वहां पर भी हम आधुनिकीकरण के नाम पर शहरीकरण का अंधाधुंध बढ़ता प्रमाण हम और भी उसमें बढ़ोतरी ला रहे। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे कि शहरी विकास की इस तीव्र गति में भी कवि की जो संवेदना है प्रकृति के सौंदर्य के प्रति वह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और कवि ने अपनी इस संवेदना को सुरक्षित रखने का प्रयास एक कविता के माध्यम से किया है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एक अद्भुत एकता हमें या अद्भुत एकता का परिचय हमें इस कविता के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार अगर हम कविता के बारे में विशेषता लिखते हैं, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तो उसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि कवि ने साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखा है तथा प्रकृति और संस्कृति की एक अद्भुत एकता यहाँ पर कवि ने हमें दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। अब सबसे पहले हम कविता की तरफ आते हैं। हमारे कविता ये जो है जो बहुत लंबी है और इस लंबी कविता को हम थोड़े थोड़े काव्यांश को अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कविता का पहला काव्यांश हम पढ़ लेते हैं। चंद्रगहना से लौटते बेर, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो बच्चों इस प्रकार हमने कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। अब इस काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ते हैं। हमारा कविता का शीर्षक है चंद्रगहना से लौटते बेर। अब हमें चंद्रगहना क्या है यह पता चल चुका है कि एक स्थान का नाम है और कवि उस स्थान पर गए हुए थे और चंद्रगहना इस स्थान से रिटर्न आते समय, लौटते समय उन्हें जब वह खेतों में देखते हैं, उन्हें हरे भरे फसल दिखाई देते हैं, लहराते हुए हरियाली दिखाई देते, तो उनका मन उस सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता है। तो चंद्रगहना से लौटते समय, बेर का अर्थ क्या है? बेर हम एक फ्रूट्स का नाम भी है जिसे हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो बेर से नहीं लेना है, उसका अर्थ हमें यहाँ पर क्या लेना है कि समय, लौट या बार, हम बोलते हैं ना लौटते बार, या लौटते समय। तो चंद्रगहना इस स्थान से लौटते समय कवि ने क्या क्या अनुभव लिया है इसका वर्णन कवि कविता में करें। अब कवि क्या कह रहे हैं कि देख आया चंद्रगहना, कि मैं चंद्रगहना इस स्थान पर गया था और उसको मैं देख लिया था, और उसे देखने के पश्चात जब मैं वहां से लौट रहा था तो मेरे कदम कुछ समय के लिए रुक गए। क्यों रुक गए? देखता हूँ दृश्य अब में, कि मैंने क्या देखा, एक सर्वसाधारण लोगों की भांति मैंने भी अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उस साधारण सी बात ने मुझे असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य दिखने लगा जो मेरे मन को आकर्षित करने लगा और मेरे कदम वहीं पर रुक गए। देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब देखिए, जब मैं उस दृश्य को देखता हूँ तो मैं उस दृश्य को देखकर वहां पर रुक गया, और मेड़ पर, मेड़ किसे कहते हैं? मेड़, आप लोग खेतों में गए होंगे, निश्चित गए होंगे। हम भारत के रहवासी हैं, हमारे देश की संस्कृति है कृषि प्रधान, हमारे भारत की संस्कृति है। भले ही हम हमारे गांव में खेत नहीं होंगे अगर हम शहरों में रहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम कभी ना कभी तो खेतों में गए होंगे, या फिर हमने उसको देखा तो होगा, कभी पिक्चर में देखे होंगे, या फिर वीडियोस में भी आपने देखे होंगे, या फिर नहीं हमने वास्तविकता के दर्शन लिए लेकिन हम पिक्चर के द्वारा उसको देख सकते हैं। अब मेड़ किसे कहा जाता है? देखो, जो खेतों में अलग अलग पौधे होते हैं, तो उन पौधों को जब खेतों में बीज के रूप में बोया जाता है तो उसके आजू बाजू में एक ऊपरी स्तर का मिट्टी का भाग होता है, उसे कहा जाता है मेड़। या फिर देखो, लोगों को आने जाने के लिए खेतों में जो मिट्टी का ऊपरी भाग होता है
उसे कहा जाता है मेड़। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक फसल है और खेतों के बीच में आने जाने के लिए हमें मिट्टी का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं मेड़। एक तो अलग अलग तरह के खेतों में फसल होते हैं और उन फसलों के इर्द गिर्द जो मिट्टी का ऊपर आया हुआ भाग होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लोगों को आने के लिए, आने जाने के लिए, कि अब खेतों में हमें जाना होता है तो अलग अलग फसल होते हैं तो उनके बीच तो हम नहीं चल सकते ना, इसलिए लोगों को आने जाने के लिए फसल के इर्द गिर्द में एक मिट्टी का ऊपर का भाग बनाया जाता है जिसे हम मेड़ कहते हैं। एक तो लोगों को आने जाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, या फिर देखो फसल के बीच बीच में भी ऐसे हमें दिखाई देते हैं, एक देखो एक लाइन दिखाई देते है फसल की, तो उसके बीच बीच में भी हमें यह ऐसे स्थान दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब पानी छोड़ा जाता है पौधों को तो उस पौधों को जितना पानी चाहिए उतना मिलने के बाद वह स्थान पर मिट्टी डाली जाती है जिसके इर्द गिर्द पानी ज्यादा न बह सके। तो खेतों के किनारों पर भी इस प्रकार का मेड़ होता है, या जो पौधे होते हैं, जो फसल होते हैं, उनके बीच बीच में भी मेड़ होता है। तो लेखक कहता है कि जब मैं वह आकर्षित सौंदर्य, मन को आकर्षित करने वाला जब दृश्य में देखता हूँ तो मैं खेत के मेड़ पर अकेले जाकर बैठ गया, एक बीते के बराबर। अब एक बीते के बराबर, बीते एक मेजरमेंट होता है जिसे मापा जाता है। देखो अब हम मेजरमेंट के तो बहुत सारे हमारे पास साधन हैं, हम स्केल के द्वारा या किसी सेंटीमीटर के द्वारा ऐसे करते हैं। अब बीते का क्या, देखो हमारा जो हाथ होता है ना, उंगली, अंगूठी से लेकर उंगली तक का जो माप होता है, देखो इस प्रकार से हम मापते हैं ना। कभी कभी आप अंदाजा लगाया होगा, आपने देखा होगा घर में आपके पूर्वज जो होते हैं, मम्मी पापा, कभी कभी उनके पास अगर कुछ सेंटीमीटर का माप करना होगा तो वह अपने हाथों का उपयोग करते हैं। तो हाथों में जो यहाँ से यहाँ का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है बीते, जो लगभग 22.5 सेंटीमीटर का होता है, 22.5 सेंटीमीटर का होता है। तो कवि कहते हैं कि मेड़ पर जो पौधे लगे हैं ना, अब पौधे किसके लगे हैं हम आगे के पंक्ति में देखेंगे, तो वो जो पौधे हैं वह एक बीते के अंतर पर लगाए गए। देखो अब यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं वह उनमें एक बीते का अंतर है, और ऐसे स्थान पर मेड़ पर कवि बैठकर उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि यह हरा ठींगना चना। अब देखो एक बीते के अंतर पर क्या लगाया हुआ है, हरा हरा चना, जो कैसा है, ठींगना। ठींगना का अर्थ होता है कि जो ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। अब देखो हमने बहुत सारे पौधे देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन उसमें जो चना का पौधा होता है ना उसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, इसलिए कवि ने हरे हरे चने के पौधों को क्या कहा है, ठींगना कहा है। बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा, मुरेठा का अर्थ क्या होता है, पगड़ी या साफा। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हम लोग देखो, आप देखा होगा ना, आज तो पहले युग में तो सिर्फ बॉयज या जेंट्स ही यूज करते थे, लेकिन आज तो गर्ल्स भी साफा बांधते। कब बांधते हैं, शादी के समय या फंक्शन के समय। तो देखो बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अब यहाँ पर कवि ने देखो हरे चने का जो पौधा है ना उसका मानवीकरण किया है, कि मानवीकरण का अर्थ क्या होता है कि मानव के समान उसके विशेष गुणों का मेलजोल करना। अब यहाँ पर देखो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो ठींगना व्यक्ति है, जो नाटा है, वह सज धज कर साफा बांधकर जा रहा है। कहाँ पर, शादी पे। एक तो दूल्हा साफा अपने सिर पर बांधकर शादी में सज धज कर जाता है, या फिर जो बाराती होते हैं ना तो वह साफा बांधकर, पगड़ी या मुरेटा बांधकर जाते हैं सज धज कर। तो अब कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि उस खेतों में जहाँ पर हरा हरा चना का पौधा उगा हुआ है उसमें देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे उसके चने आते हैं, लेकिन वो आने के पहले ना वहां पर पिंक रंग के, गुलाबी रंग के फूल आते हैं। और कवि ऐसा कल्पना कर रहा है कि वह जो फूल है ना वह चने के जो
हरा हरा जो चना आया है ना, उसके ऊपर जो फूल है उन्होंने क्या डाला हुआ है, वो साफा, वो पगड़ी बांधी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चने का पौधा भी पगड़ी बांधकर सज धज कर दूल्हे का रूप धारण करके शादी के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने चने के पौधे का मानवीकरण किया है कि जिस प्रकार से कोई ठिंगना व्यक्ति दुल्हा बनकर सांपा बांधकर सज धज कर तैयार है, उसी प्रकार से हरा हरा चना का जो पौधा है ना, वह भी अपने सिर पर गुलाबी गुलाबी रंग के फूल धारण करके एक पगड़ी की तरह उसने धारण किया है। और वह सज धज के तैयार है कि चलो अब क्या होना है, शादी होने वाली है, और दूल्हे के तरह रूप धारण करके वह सज कर खड़ा है। तो इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ मेड़, खेतों के बीच में आने जाने का रास्ता। बिता, बालिश कहते हैं जो लगभग 22.5 सेंटीमीटर का होता है। मैंने आपको बताया था कि अंगूठी के सिरे से कनिष्ठा तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से हम उसका मेजरमेंट निकालते हैं। फिर मुरेठा, साफा पगड़ी, शीश सिर। भावार्थ, कवि चंद्रग्रहण से लौटते समय प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए खेत में मेड़ पर बैठ जाता है। वह आसपास की फसलों का सौंदर्य देखने लगता है। वह देखता है कि एक बीते की लंबाई का ठिगना सा चने का पौधा सज धज कर खड़ा है। उसने अपने सिर पर साफा बांध रखा है, मानो वह शादी में जाने को तैयार है, क्योंकि वह उसके सिर पर गुलाबी फूल सजाए खड़ा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई कविता का पहला काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।